तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो हम लोग 2020 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करेंगे और वो भी रसायन विज्ञान का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का करेंगे सॉल्व पेपर 2020 का। क्वेश्चन नंबर कितने से शुरू है? मुझे लगता है कि 76 से शुरू है। तो 76 नंबर ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो लिखा हुआ है आवर्त सारणी में सबसे सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बेंजीन नहीं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन जो है वो बी वाले पर करेक्ट होगा। फ्लोरीन जो होता है ये ऋण विद्युतीय तत्व होता है सबसे ज़्यादा आपका। उसके बाद से आपका आता है क्लोरीन, उसके बाद से ऑक्सीजन, उसके बाद से नाइट्रोजन। सबसे ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन फिर क्लोरीन होता है, फिर उसके बाद से आपका ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ऋण विद्युतीय तत्व कौन? तो वो है फ्लोरीन। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन है IUPAC नाम क्या है इस यौगिक का? देखिए यहाँ पर CH3, उसके बाद से CH क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पर देख लीजिएगा आप। उसके बाद से यहाँ पर CH लगा हुआ है, फिर यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस लगा हुआ है। यही है, आपसे पूछ रहा है कि क्या है इसका नाम। तो देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। यहाँ पर जब दो ट्वाइस लग गया है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं लगा, डायरेक्ट इसके साथ इसको जोड़ दिया गया। बॉन्ड लगता तो वो बात अलग थी, बॉन्ड लगाते तो उसको ऊपर नीचे जोड़ते, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड नहीं लगा है, ऐसे कोई लाइन नहीं खींचा है, बॉन्ड नहीं लगा है, इसके साथ डायरेक्ट ही इसके साथ जोड़ दिया है। तो इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह होगा, CH3 CH, उसके बाद से CH3, फिर उसके बाद से CH, फिर यहाँ पर एक CH3, फिर यहाँ पर एक CH3। ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म। दो है तो दो लटका देंगे, अगर तीन होता तो एक और नीचे लटका देते, बात खत्म होती। ठीक है, अब हमको इसके IUPAC नाम देखिए। तो IUPAC नाम क्या है? कुछ प्रकार इस प्रकार से है इसका IUPAC नाम। तो मेथेन एथेन प्रोपब्यूट, तो मेथ एथ प्रोब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। लेकिन उसके पहले यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कितने पर? तो नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप लगाया। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 और 3, फिर डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल और मेथेथ प्रोब्यूट। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बस बात खत्म, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4, यानी कि 2 3 डाई मिथाइल मेथेथ प्रोब्यूट। तो मेन कॉन्सेप्ट जो कहा था यहाँ पर था कि जब CH3 का होल ट्वाइस है तो क्या होगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन खत्म। अगले आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा है जो कि चक्रीय यौगिक नहीं है? कौन है जो कि चक्रीय यौगिक नहीं है? कह रहा है आपसे बेंजीन। बेंजीन आपका C6H6 जो होता है, ये क्या होता है? बेंजीन होता है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बना दें। लो, ये हो गया हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन चक्रीय यौगिक है, इसके ऊपर OH लगा देंगे, फिनॉल हो जाएगा। एंथ्रासीन एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड जितने होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? चक्रीय होते हैं। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का फॉर्मूला देखिए, नियोपेंटेन क्या होता है? आइसोनियो का जान लीजिए क्या होगा। नियोपेंटेन लिखा है, यानी कि ऐसे होगा CH3, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3, फिर एक और CH3। ये हाइड्रोजन के 4 संयोजकता होती है, चारों से उसने CH3 बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है? नियो। अगर यहाँ पर 3 होता, सिर्फ 3 होता तो इसको हम लोग आइसो बोलते, लेकिन यहाँ पर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। पेंटेन क्यों? क्योंकि 5 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन। समझ गए? तो ये क्या है? चक्रीय नहीं है। ठीक है, 78 भी खत्म। आते हैं अगले पर 79। क्या है? निम्न में से कौन सा है जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए, CuO और प्लस में H2 और प्लस में एरो है, फिर Cu प्लस में H2O। एक कॉन्सेप्ट जानिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे कि ये इसका अपचयन हो रहा है या फिर उपचयन? तो यहाँ पर देखिए, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो या तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है, या तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है? निकल जाता है। बस दो चीज़ याद रखेंगे, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है या तो हाइड्रोजन निकल जाता है। ये क्या होता है? हमारा उपचयन होता है। दूसरा अपचयन, सीधे सीधे याद रखिए, अपचयन।
अपचयन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है निकल जाए, या फिर जो है हाइड्रोजन क्या हो जाए जुड़ जाए। तो इसमें से मैं एक ही आपको क्वेश्चन मतलब ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CuO है और यहाँ पर जाके Cu अकेला हो गया, यानी कि क्या हो रहा है उपचयन या फिर अपचयन। तो इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके एक ऑक्सीजन जो है वो निकल जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर चला गया, यहाँ पर अकेला कॉपर बच गया। यहाँ पर देखिए H2 और यहाँ पर H2O था, ठीक है। तो H2 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हमारा हो गया उपचयन हो गया। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है सेकेंड वाला ऑप्शन। सेकेंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है BaCl2 प्लस में H2SO4, फिर एरो दिया हुआ है BaSO4, फिर प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl, ये है आपका। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको तो ये उभयधर्मी अभिक्रिया लगेगी, उभयधर्मी अपघटन अभिक्रिया, मतलब यहाँ पर सिर्फ चेंज होता है। देखिए BaCl2 यहाँ पर Ba है और यहाँ पर देखिए Ba के साथ में ये वाला SO4 आ गया, विस्थापन अभिक्रिया जिस प्रकार से कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया ही तो हो रही है एक तरह से, SO4 यहाँ पर था, BaSO4 हो गया, ये Cl2 जो है H2 के साथ चल गया, ट्वाइस ऑफ HCl हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या है उभयधर्मी अभिक्रिया है, ये उभयधर्मी अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन एक्सप्लेन किए, तीसरा और चौथा आप खुद देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा STP पर। तो देखिए STP पर 16 ग्राम आयतन का, 16 ग्राम वॉल्यूम का जो है आपका क्या पूछ रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन जो है वो आयतन यानी कि वॉल्यूम बताइए, अब वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। तो 16 ग्राम का आयतन कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते। देखिए एक बात याद रखें कि एक मोल में जो ऑक्सीजन का आयतन होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। एक मोल में ऑक्सीजन का होता है कितना 22.4 लीटर होता है आयतन। अब हमको अगर मोल पता चल जाए तो हम किसी भी तरह से अगर मोल पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे कि कितना लीटर होगा। तो मोल निकालने के लिए ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का मोल निकालने के लिए यानी कि n मतलब होता है मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि NO2 यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भार बटे में अणु भार, भार बटे में कितना होता है अणु भार होता है, ठीक है। तो भार कितना है यहाँ पर 16 दिया हुआ है, 16 लिख लेते हैं। अणु भार कितना हुआ है, अणु भार जो है 32 होता है। ऑक्सीजन का O2 है ना, तो एक ऑक्सीजन के लिए 8 दूनी 16 हो गया, और दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, दो ऑक्सीजन के लिए 32 हो गया। तो 16 दूनी 32 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 कह सकते हैं, 0.5 कह सकते हैं मोल आ गया हमारा किसका ऑक्सीजन का। तो हमको ये भी पता है कि एक मोल में एक मोल ऑक्सीजन का 22.4 लीटर होता है। तो आधे मोल के लिए कितना होगा, 0.5 मोल के लिए कितना होगा, तो 0.5 मोल के लिए क्या होता है 11.2 लीटर होगा। समझे कि नहीं समझे। देखिए एक मोल के लिए 22.4 लीटर, तो आधा है 0.5 आधा है, तो एक का आधा 0.5, तो इसका आधा भी वही होगा। समझ रहे हैं ना, 1 रुपये में 2 आम, तो 2 रुपये में कितने आम, 4 रुपये 4 आम, तो वही तो है। 2 रुपये में अगर आपको 4 आम मिलते हैं तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे, 2 ही आम मिलेंगे ना, तो वही तो है। एक मोल में आपको 22.4 लीटर, तो 0.5 में कितना 11.2 लीटर, ठीक है। 80 वाला खत्म। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सम लवण है, तो एप्सम लवण जो होता है वो क्या होता है, तो एप्सम लवण का आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है MgSO4.7SO4 7H2 MgSO4.7H2O, ये होता है आपका एप्सम का फॉर्मूला होता है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है MgSO4.7H2O। ये तो 81 नंबर क्वेश्चन खत्म। 82 नंबर पे आते हैं। 82 नंबर है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो गुण है किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक या फिर परमाणु। तो जो रेडियो एक्टिविटी गुण होता है वो एक नाभिक का होता है, किसका, नाभिक का गुण होता है, एक नाभिक का गुण होता है। और कौन से नाभिक का, तो अस्थिर नाभिक का, ठीक है, याद रखेंगे। अस्थिर नाभिक का गुण होता है ये रेडियो एक्टिविटी, और तब तक रेडियो एक्टिव वह रहेगा जब तक अस्थिर नाभिक जो है वो स्थिर नाभिक में नहीं बदल जाता है, ठीक है।
83 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त सबस्थानिक जो है वो कौन सा होता है? U236, कोबाल्ट 60, Pb206 या फिर PO यानी कि पोलोनियम 214। तो जो कोबाल्ट 16 होता है, कोबाल्ट 60 ये होता है आपका कैंसर में उपचार किया जाता है इसका। और मतलब कि क्योंकि ये मानव निर्मित होता है, ये मानव निर्मित एक तत्व होता है जो मानव निर्मित रेडियो एक्टिव होता है, कह लीजिए मानव निर्मित रेडियो एक्टिव होता है ये, ठीक है, कोबाल्ट 60। और आपका रेडॉन होता है, रेडॉन भी आपका यूज़ किया जाता है कैंसर में क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है इसलिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आए, 84 नंबर, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ज़रा रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। 84 नंबर क्या है क्वेश्चन? आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा जिसमें आयरन यानी कि जो Fe है वो कितना दिया हुआ है? 69.9% दिया हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है वो कितना दिया हुआ है? वो O2 जो है वो 30.1% दिया हुआ है। तो मूलानुपाती सूत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो लिखना होता है प्रतिशत, यानी कि जो दिया है प्रतिशत वो, ठीक है। उसके बाद से जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या लिखना पड़ता है आपको, जो तत्व आपका होता है उसका द्रव्यमान संख्या लिखना पड़ता है। फिर परमाणु का आपेक्षित द्रव्यमान, अभी समझ में आएगा, परमाणु का आपेक्षित संख्या होता है, ठीक है, परमाणु का आपेक्षित संख्या, ठीक। उसके बाद से सरल अनुपात, फिर उसके बाद से पूर्णांक, ये चीज़ आपको आएगा ना, सरल अनुपात, उसके बाद से पूर्णांक। अब देखिए प्रतिशत जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम Fe लिख लेते हैं। Fe का प्रतिशत जो है वो कितना दिया हुआ है? 69.9% दिया हुआ है। उसके बाद से ऑक्सीजन O2 का प्रतिशत जो है वो कितना दिया हुआ है? O2 का दिया हुआ है 37.1% दिया हुआ है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या जो Fe का होता है, Fe का द्रव्यमान संख्या 56 होता है, ठीक है, 56 होता है, 56। और जो O2 का द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। अब परमाणु का अपेक्षित संख्या निकालना, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको भाग दे देंगे, यानी कि 69.9 में से कुछ नहीं करना, हमेशा यही करना है आपको, 56 इसको भाग दे देंगे और इसको भी वही करेंगे। 30.1 को कैसे भाग देंगे? तो 60 से भाग दे देंगे। तो जब 69.9 को 56 से भाग देंगे आप, तो जो आएगा आपका 1.2 आएगा, ठीक है, 1.2 आएगा, 1.22 ही आएगा, मैंने सॉल्व किया है, 1.25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 1.88 आएगा, ठीक है, 1.25 और 1.88 आएगा। अब क्या करना है, सरल अनुपात कैसे निकालें? तो सरल अनुपात निकालने के लिए देखेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है। तो इन दोनों में यही छोटा है। अब इन दोनों में ये छोटा है तो इसमें दोनों का भाग दे रहे हैं, जैसे कि 1.25 यहाँ पर लिखेंगे, ये 1.88 लिखेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है, तो यही छोटा है, बस इसी से इसको भाग देना, 1.2 से इसको भाग दे देंगे और 1.25 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आएगा, ठीक है। और 1.88 को जब 1.25 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आंसर जो आएगा वो आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो ये तो पूर्णांक है ही, 1 ही रहेगा, इसका पूर्णांक 2 होगा। तो Fe1 और O2 मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो 2 नहीं है कहीं भी, Fe2O3 है। तो यानी कि अब इसका पूर्णांक हमको डबल करना पड़ेगा, Fe2 और यहाँ पर O3 होना चाहिए, क्योंकि ये Fe1 और O2 तो है नहीं, तो इसीलिए हमको Fe2 उसके आगे वाला देखना है पूर्णांक। तो Fe2O3 जो है वो फार्मूला में है, तो Fe2O3 जो है वो हमारा फार्मूला हो जाएगा। सरल अनुपात जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रतिशत जो दिया है, द्रव्यमान संख्या आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी दिया नहीं रहता है। तो इसमें से इसको भाग देंगे, परमाणु संख्या का अपेक्षित घनत्व निकल जाएगा। 1.25 आया, इसको इसके भाग देंगे तो 1.88 आया। अभी देखेंगे कि इसमें से इन दोनों छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा है 1.5, तो 1.5 से दोनों में भाग दे देंगे और इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। तो इसका पूर्णांक जो है वो कितना हो जाएगा? 2 हो और इसका 3। तो ऑप्शन में Fe2O3 मिलेगा, ऑप्शन टिक कर देंगे। 84 नंबर खत्म। 85
85 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव जो है वो दिखता है वास्तविक विलयन से, कोलाइडी विलयन से, निलंबन विलयन से या फिर इनमें से सभी में। तो टिंडल प्रभाव दिखता है कोलाइडी विलयन से। ऑप्शन जो है आपका इसमें से बी वाला करेक्ट हो जाएगा 85 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम CaO गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 और CaO जो है वो 5.6 ग्राम देता है। सीधे सीधे लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि CaCO3 कितना है, 10 ग्राम है। जब इसको हम लोग क्या हीट करते हैं तो हमारा CO2 जो है वो कितना देता है, CO2 जो है वो 4.4 ग्राम दे रहा है और CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो दे रहा है कितना, 5.6 ग्राम दे रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि ये उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है किससे, निश्चित अनुपात के नियम से, गुणित अनुपात के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से या फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए सबसे पहले जो CaCO3 है तो CaCO3 यहाँ पर हम लिख लेंगे, एरो बनाएंगे तो जब इसको हीट करेंगे तो ये टूटता किस में है, CO2 में और प्लस में CaO में टूटता है। ठीक है, इसका ग्राम जो दिया वो कितना दिया है, 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, CO2 कितना दिया हुआ है, 4.4 दिया हुआ है और प्लस में 5.6। इसको 10 ग्राम में इधर जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, 10 ग्राम में आएगा, 6 4 10 होगा। तो ये हो गया 10 ग्राम हो गया। अब देखिए ये 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है हमारा। जब दोनों 10 ग्राम है यानी कि हमको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हम द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 87, निम्न में से कौन सा यौगिक जो है वो आयनिक यौगिक है, KCl, H2O, CO2 या फिर CCl4। तो आयनिक यौगिक कौन है, तो KCl जो भी आयन में टूट जाए वो हमारा जो है वो आयनिक यौगिक होगा। आयनिक यानी कि आयन, ठीक है, तो KCl यानी कि K+ और Cl- आयनिक यौगिक है। खत्म। 88 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए हैं। एक यौगिक का तुल्यांकी भार कितना हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है और इसके क्लोराइड का सूत्र जो है वो MCl3 है। उस यौगिक का अणुभार जो है वो क्या होगा। अणुभार आपसे पूछ रहा है कि अणुभार जो है वो आपका उसका अणुभार जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तुल्यांकी भार दिया हुआ है कितना, तुल्यांकी भार जो है आपका दिया हुआ है 9। ठीक है, उसके बाद से क्लोराइड का सूत्र दिया हुआ है आपका, बोला कि MCl3 है। ठीक है, उस यौगिक का अणुभार जो है वो क्या होगा, अणुभार आपसे पूछ रहा है। तो अणुभार बराबर क्या होता है, अणुभार बराबर क्या होता है, तो अणुभार बराबर होता है तुल्यांकी भार और गुणे में संयोजकता, ये फॉर्मूला होता है। तो अणुभार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे में संयोजकता होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तुल्यांकी भार कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और गुणे करके संयोजकता जो है वो आपको जानना है, संयोजकता जो है वो कितना है ये आपको पता चल जाए तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अणुभार कितना होगा, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है MCl3। तो MCl3 जब किसी भी आयन का हम लोग अणुभार निकालना होता है उसका, यानी कि संयोजकता जो है वो निकालना होता है, तो क्या करते हैं, संयोजकता ही तो निकालना, हमको अणुभार निकालना है, संयोजकता हमको निकालना है क्योंकि MCl3 थे। तो जब किसी भी आयन का संयोजकता निकालना होता है तो उसके आयन देखते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो M+3 टूटेगा और Cl-3 टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है यानी कि 3 आयन बनेंगे तो क्लोरीन -3 हो जाएगा, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर किसी पे आयन 2 टूटता है, जैसे कि मान लीजिए NaCl है तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। तो वैसे ही MCl3 है तो MCl की संयोजकता कितना होगी, MCl3 का, तो उसकी संयोजकता जो है वो 3 होगी, यानी कि 9 तरीके कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, अणुभार 27 हो जाएगा। तो 27 वाला अणुभार देखिए कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर।
89 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। एसिटिलीन आपका क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही पूछ रहा है। तो इसमें बोला है कि सहसंयोजक बंध में बंधों की संख्या कितनी होगी। तो सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं, तो वह बंध जो अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन ले, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, बराबर साझेदारी होती है, वो होते हैं हमारे सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाएंगे इसको पूरा अच्छी तरह से, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये भी सहसंयोजक बंध है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन से अष्टक पूरा करने के लिए अपना, और डुप्लेट पूरा करने हाइड्रोजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो सेम वहीं भी है, यहाँ पर भी है। और ये कार्बन इससे 3 बॉन्ड बनाया, ये इससे 3 बॉन्ड बनाया, यानी कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 2 5 हो गया। तो 5 सहसंयोजक बंध जो है वो बनाए हैं किसने, एसिटिलीन में। तो ऑप्शन 5 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में X का मान बताइए। तो देखिए Na2CO3 ये है, प्लस में XHCl दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ NaCl, प्लस में CO2 और प्लस में H2O ये दिया हुआ है ना। X का मान ज्ञात करना है, X का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसको बताना है कि इसका मतलब बैलेंस करना है एक तरह से। X मतलब यही तो बैलेंस करना है हमको। तो देखिए Na2CO3 यहाँ पर सोडियम कितने हैं, सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम कितने हैं, इधर भी सोडियम 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 1 है, इधर कार्बन कितने हैं, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, तो इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, उधर 2 हाइड्रोजन इधर 1 ही हाइड्रोजन है, तो ये तो गलत बात है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है। देखिए 2 NaCl है, यानी कि 2 Na भी है, 2 Cl भी है, यानी कि इधर क्लोरीन कितना है, 2 है। तो वही हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अगर कैसे बैलेंस है, अगर यहाँ X की जगह अगर हम 2 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और प्लस में क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब दोनों यहीं पे 2 2 हो जाएंगे तो ये हमारा बैलेंस हो गया, बात खत्म। 2 इधर सब चीज़ बैलेंस है, बराबर है सब, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से, सी ऑप्शन से हो जाएगा कि उसकी जो X होगा वो क्या होगा, 2 होगा। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है। तो मैंने कई बार बता रखा है, प्रीवियस ईयर के लाइव क्लास में भी बता रखा है, या फिर कई सारी वीडियो भी गई, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि बायल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, और मतलब कि ये सभी जो है मैंने बता रखे ट्रिक के रूप में, ठीक है। तो आपसे सीधे बोल दिया है एक नियत ताप पर, नियत ताप यानी कि जो ताप है वो हमारा स्थिर है, और मैंने ट्रिक बताया था बात करके, यानी कि बायल्स लॉ में जो हमारा क्या स्थिर रहता है, ताप जो है वो स्थिर रहता है। चांद करके बताया था मैंने कि चांद मतलब कि चार्ल्स लॉ में आपका दाब जो है वो स्थिर रहता है, और बायल्स लॉ में ताप स्थिर रहता है। तो एक ही लाइन पढ़ते हुए आ गया हम लोग का ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमको क्यों जो है वो टाइम बर्बाद करना है अपना, नहीं टाइम बर्बाद करेंगे, हम अपना समय बचाएंगे 30 सेकेंड का, ठीक है। तो ये बात, तो ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला सब जगह, बायल्स का नियम। वैसे भी देख लीजिए PV = nRT होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये दोनों तो कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि क्या है, दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो कांस्टेंट है। तो PV = T, यानी कि बायल्स के लॉ में ताप भी कांस्टेंट है, यानी कि ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि PV = क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये P अकेला अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके नीचे जाएगा ना, तो V हो जाएगा। यानी कि P जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। यही तो आपसे बोला है कि प्रेशर जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, किसके नियम में, तो बायल्स के नियम में। मैंने पहले भी वैसे भी बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 92
निम्न में से कौन सा जो है वो गलत मिलान है? धावन सोडा, सिरका, क्विक लाइम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो सबके सब सही है। धावन सोडा गलत है, Na2CO3 होता है धावन सोडा का, Na2CO3 जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कभी कभी ऐसे देता है 10H2O में करके, तो आप गलत नहीं करेंगे। Na2CO3.10H2O होता है। ऑप्शन नंबर जो है वो ए वाला ही गलत है। आपको NaHCO3 दिया हुआ वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। 93, निम्न में से कौन सा है जो कि संक्रमण धातु नहीं है? मैग्नीज, चांदी, लेड या फिर टंगस्टन। तो मैग्नीज संक्रमण धातु यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? संक्रमण धातु के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं वो हमारे संक्रमण धातु के होते हैं। तो मैग्नीज यानी कि Mn ये हमारा संक्रमण धातु का है। उसके बाद से चांदी यानी कि Ag ये भी हमारा संक्रमण धातु है। लेड यानी कि पीबी जो है ये हमारा संक्रमण धातु नहीं है। ये जो होता है हम लोग का पी ब्लॉक का ये एलिमेंट होता है, तो ये जो है हम लोग का नहीं होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये संक्रमण धातु नहीं है। और अगला लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपका है टंगस्टन। तो टंगस्टन भी आपका W जो है वुल्फ्रम, ये भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पीबी ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद से 94 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है किस में? पिट, कोयला, लिग्नाइट, कोल, बिटुमिनस कोयला या फिर एंथ्रासाइट। तो मैंने बताया है जो कार्बन होता है सबसे ज़्यादा कार्बन जो है पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला में। लगभग 94 to 98% कोयला पाया जाता है, 1% जो है वो नमी पाई जाती है, और लगभग 2 या 3% जो है वो आपका दाहक पदार्थ नहीं। 94 से 98% जो है वो कोयला पाया जाता है, लगभग 1% ही नमी पाई जाती है किसमें? एंथ्रासाइट कोयला में। तो 94 का डी ऑप्शन राइट है। 95, निम्न में से किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न है? किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है? ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 95 का देखिए, सबसे पहले दिया है Na+ और Al+3, Na+ और Al+3। तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितना होता है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, बिल्कुल। 1+ है यानी कि एक उससे बाहर, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है, यानी कि टोटल इसके पास अभी कितने हैं? 10। प्लस चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन 13, +3 लगा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो यहाँ भी इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि ये तो दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखिए, O2- है, हाँ O2- और F-, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, माइनस का 2 लगा है, यानी कि इसमें 2 जो है वो क्या होगा? प्लस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, माइनस का चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, तो 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इधर। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? +1, यानी कि 9 + 1 10 हो जाएगा। ये भी यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम है, भिन्न नहीं है। आपसे पूछा है कि भिन्न कौन है। उसके बाद से तीसरा सी ऑप्शन कहाँ गया? सी ऑप्शन P-3 और Ar, ठीक है। तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 15, माइनस का 3 लगा है यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसके पास यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो ये भी जो है आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, Mg+2 और आपका है Mn+2। तो भाई साहब ये S ब्लॉक का एलिमेंट है और ये जो है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये तो बहुत दूर दूर तक नहीं होंगे। Mg का होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, यानी कि टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। Mn+2, तो Mn का कितना होता है? कितना होता है? नहीं, हाँ 26, तो उसके 25, यानी कि इसका होता है 25 और इसने +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इसके पास बचे 23 इलेक्ट्रॉन। तो यही ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा 95 का। ये अभी को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 96, ऑक्टेन संख्या का मान्य जो है वो 0 है किसमें? तो ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन में ही ये नाम है, ऑक्टेन मतलब कि 8, तो जिसमें कार्बन संख्या 8 से ज़्यादा होगी तो वो ऑक्टेन संख्या का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे n हेप्टेन मतलब कि ये n हेप्टेन मतलब कि 7, ठीक है। तो इसमें तो 7 ही है, तो इसमें ऑक्टेन का मान कितना है? 0 होगा, बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 97, जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है?
तो ए ऑप्शन ही सही होगा। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में स्थायी कठोरता जो है वो प्रेजेंट होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, यानी कि CaCl2 और MgSO4 या फिर MgCl2 या फिर CaSO4। तो इन सभी के कारण जो है वो जल में स्थायी कठोरता होती है। 97, 98 हाँ। निम्न में से एक को छोड़कर एल्केन श्रेणी में आते हैं, कौन है जो कि एल्केन श्रेणी में आते हैं? तो C4H5, CH4, C5H12 और यहाँ पर C3H8। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस पर कार्बन की संख्या आप देखने से ही लग जा रहा है। देखिए, जिसमें कार्बन हो, जितना कार्बन है उससे हाइड्रोजन डबल हो और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन और भी ज़्यादा हो, वो हमारा क्या होगा? एल्केन में आएगा। एल्केन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2। तो यहाँ पर देखिए C4H5, ये कहीं से लग रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो इससे डबल हाइड्रोजन हो और उस पर भी एक ज़्यादा हो, तो एल्केन में वो होगा। तो ये देखिए यहाँ पर, ये तो पहला ही ऑप्शन गलत है, ये एल्केन के श्रेणी में आता ही नहीं। और यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, इसका डबल हाइड्रोजन 2 होगा और 2 से प्लस में 2 है, यानी कि 4, ये एल्केन का है। ठीक है। C5H12, देखिए कार्बन इसका 5 है, इसका हाइड्रोजन डबल 10 है, प्लस में 2 एक्स्ट्रा भी है, ये भी हमारा है एल्केन। तीसरा देखिए C3H12, ये है ना C3H, बताओ भाई, ऐसा लिखे, हमको खुद ही नहीं पता क्या लिखे हैं। C3H8, तो 3 है, इसका डबल होगा 6 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन 8, बात खत्म। ये क्या है हमारा? ये भी हमारा एल्केन है। तो ए ऑप्शन जो है वो नहीं सही होगा, ए ऑप्शन एल्केन नहीं है। नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण प्लस संख्या जो है वो किसमें है? कि ब्रोमीन की +7 ऑक्सीकरण संख्या किसमें है? IBR यानी कि एक माइनस है, सॉरी इस पर क्या हो जाएगा? प्लस, इस पर माइनस, यानी कि इसमें +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की। दूसरा देखिए KBr2O3, तो Br2 की हम ब्रोमीन की निकाले हैं, तो पोटेशियम की होती है +1 लिख लेते हैं। 2x प्लस करके 2x यहाँ पर माइनस का 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए 2 होता है, 3 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 2 3 6। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस, यानी कि कितना हो गया? 2x और यहाँ पर माइनस का 5, और ये बराबर का हो जाएगा, तो x बराबर जो है वो कितना आएगा? 5/2 आएगा। तो 5/2 तो हमको ये नहीं चाहिए। KBr भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें -1 पे है। BrO4 माइनस, यही ऑप्शन से होगा, BrO4 माइनस। देखिए Br का हमको फाइंड करना है x प्लस 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस का 8, और बराबर में माइनस का 1 उधर, तो माइनस का 1 इधर, टोटल लिख देते हैं। माइनस का 1 जो चार्ज रहता है उसको बराबर के उस साइड, माइनस का 2 चार्ज है तो बराबर के उस साइड माइनस का 2 रखेंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 7 प्लस का 7। तो ये हाँ हमारी ऑक्सीकरण संख्या किस में है? BrO4 माइनस में। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट, टेफ्लॉन एक बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? एथिलीन, टेट्राफ्लोरोईथेन या फिर विनाइल क्लोराइड या फिर उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया है टेट्राफ्लोरोईथेन जो होता है, एथिलीन जो होता है वो आपका टेफ्लॉन का बहुलक होता है, CF2 और CF2 का फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल होंगे, तो 50 से आपका न्यूमेरिकल शुरू है। अरिहंत बुक का, चाहे कोई भी बुक हो, सॉल्व पेपर है 50, मतलब कि जो 2020 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक हवाई जहाज़ है जो 400 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये उत्तर होता है, ओके, ये फिर दक्षिण होता है, ठीक है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। मैप मतलब कि होता है एकदम मैप के हिसाब से ही होता है। हम लोगों का ये जो होता है नीचे उत्तर होता है, सॉरी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ये लिख देते हैं फिर से, इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब और यहाँ पर पश्चिम। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ 400 मीटर उत्तर की ओर जाता है। चलो भाई 400 मीटर उत्तर की ओर हम भेज देते हैं। यहाँ पर 400 मीटर उत्तर की ओर गया
उसके बाद से 300 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ से 300 मीटर जो है वो इधर गया, 300 मीटर कहाँ गया, पश्चिम की ओर गया। उसके बाद से बोल रहे हैं क्वेश्चन कि उसके बाद से 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। तो 1200 मीटर, यहाँ से 1200 मीटर जो है वो ऊपर की ओर चला गया। उसके बाद से इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा, तो प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन पूछ रहा है आपको। तो विस्थापन आपको पता होना चाहिए विस्थापन क्या होता है। तो शुरू से यानी कि प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ का विस्थापन जो है वो क्या होगा, तो यहाँ से चला और यहाँ पर रुका, यानी कि शुरू का ये है, लास्ट का ये है। तो हमारा कुछ ये विस्थापन क्या होगा, ये होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ के ये हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा, है ना। तो ये विस्थापन होगा। अब ये हमको फाइंड करना है, ये वाला फाइंड हमको करना है। इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो ए से डी हमको फाइंड करना है। अब ए से डी हमको कैसे फाइंड होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि अगर ये पता है आपको और ये पता है, ये निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना है अंडर रूट में। यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग भी यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको ये वाला जो है ए टू डी निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए, जो ये वाला आपको पता है, ये जो एक त्रिभुज का ये दो कोण अगर पता रहे आपको, तो ये वाला जो है आप निकाल लेंगे, है ना। तो इसको हम इरेज करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को फाइंड कर लेते हैं। जब हमको दिया ही हुआ है ये, इसको फाइंड करना है, ये दोनों त्रिभुज का दो भाग हो जाएगा, ये त्रिभुज का दो भाग हो जाएगा, ये तीसरा होगा। तो ये बी डी हमको फाइंड करना है। बी डी हमको पता चल जाए तो हम पूरा निकाल सकते हैं। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा कर्णी में डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, है ना। तो डी सी हमारा कितना दिया हुआ है, डी सी हमारा दिया हुआ है 4, यानी कि 400 का होल स्क्वायर, और प्लस में बी सी कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। तो यानी कि 300 का होल स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पर इसको देखिए, 4 चौक के 16, यानी कि 16,000 हो जाएगा। 16,000 नहीं होगा, 1,60,000 होगा। प्लस 3 त्रिक के 9 और 90 और ये 4 जीरो हो गया, 3 त्रिक के 9 और 4 जीरो, यानी कि 90,000 ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा आपका 16,000 और ये 90,000, कितना होगा, 0 0 0 हो गया, फिर 0 0 0 हो गया, फिर 2 0 4 जीरो है ना, तो 3 4 जीरो सीधे सीधे पहले लिख लेते हैं हम लोग। 4 जीरो हो गया, 9 और 6 9 6 कितना होता है, 15 का 5 हो गया, 1 हासिल हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, 25 हो गया, है ना। यानी कि कितने का वर्ग है, तो देखिए यहाँ पर 25 और 2 यानी कि 500 का वर्ग है। ये सीधे सीधे कितने का है, 500 का वर्ग है। यानी कि 500 का वर्ग कितना होता है, 2,50,000 होता है। 25, हाँ सही है, 500। यानी कि हमारा बी डी जो आया है वो हमारा कितना है, ये जो बी डी है वो कितना है, 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग का बी डी फाइंड हो चुका है। अब हमको इसका पता है 1200 है, इसका पता है 500 है। अब हमको यही तो फाइंड करना है, क्या दिक्कत है, लीजिए कर लेते हैं। इसको इरेज करते हैं हम। देखिए अब लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा, ए डी बराबर पाइथागोरस प्रमेय, ए डी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर, कर्ण नहीं ये कर्ण करते हैं डायरेक्ट इधर, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी है, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 12 है, तो 12 00 का स्क्वायर, आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन, जल्दबाजी कोई नहीं है। 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर यहाँ 144, फिर 4 जीरो। ठीक है, 12 बराबर 144 और 4 जीरो, स्क्वायर इतना ही होगा। 25 और फिर 4 2 2 4 जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, 4 जीरो हो गया। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, 4 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, और ठीक है 4 3 जीरो है तो पहले 3 जीरो लिख देते, 1 2 3 जीरो लिख दिए, 3 जीरो लिख दिया। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर करते हैं, कितना ऐड करना है, 144 3 जीरो। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पर 4 5 4 9 और यहाँ पर 3 हो गया, है ना। 144, ठीक है, और यहाँ पर 25,000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 13 169 आना चाहिए। तो ये आएगा आपका 169
डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं हम। 169 टाइम वेस्ट नहीं, और यहाँ पर 4 0, 2 तो 4, ठीक है। तो ये कितने का आ जाएगा, 13 13 169, 13 और यहाँ पर 00, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1300 मीटर हो जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो 1300 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 25 4 0, यहाँ पर 144, 3 0 मैंने यहाँ पर लिखा था, तो 4 0 4 0 हो गया, 5 4 9 5 4 9, ठीक। ओके, 169 1300 मीटर, यानी कि ये हमारा जो है वो कितना है, 1300 मीटर है, हो गया। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट समय लेता आपका, 1 से मिनट अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आपको 1 मिनट भी नहीं समय लगता, उससे भी पहले हो जाता। दूसरा, आइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक लैंप पर 60 वाट, यानी कि P बराबर, आपको देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आ रहा होगा बगल में। तो एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत का जो है वो की दर लगभग होगी, कितना होगा। तो P बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 60 वाट दिया हुआ है, ओके। उसके बाद से आपका जो V दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद से दिया हुआ है 200 वोल्ट पर, और आपसे कह रहा है कि अगर उसी को 200 वोल्ट पर चला जाएगा तो जो हमारा P होगा, यानी कि जो ऊर्जा खपत होगी वो हमारी कितनी होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो इस हम लोग को फॉर्मूला एक पता है, देखिए P = V²/R, यही फॉर्मूला होता है हम लोगों का। तो सबसे पहले हमको तो R नहीं पता है, अगर 200 वोल्ट पे चलाना है तो हमको यहाँ पर हमको वोल्ट पता है, वोल्ट हमको 200 वोल्ट पे चलाना है, तो हमारा क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग R फाइंड कर लेते हैं, R फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद से अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो R फाइंड कर लीजिए, देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, V² में P हो जाएगा। तो V² यानी कि V², पहले हम लोग 220 वोल्ट के लिए कर रहे हैं, तो 220 और गुणे में 220 अपॉन में P कितना दिया हुआ है, 60 वाट दिया हुआ है, 60 वाट दिया हुआ है। कर लेते हैं यहाँ पर 22 22 कितना हो जाएगा, 22 का गुणा 22 में करके 22 दूनी 44 का 4 4 हासिल, 22 दूनी 44 और 44 और 4 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 484, तो यहाँ पर लिख देते हैं 484 00 अपॉन में 60, तो 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पर आ गया 8 6 48, यानी कि 8 हो गया, और फिर 8 6 48, 6 8 48, 6 6 36, 6 7 42, 6 6 के 36, ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 806 आएगा, ठीक है, 806.67 आ रहा है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इतना ही होगा ना, 22 दूनी 44 का 4 4 हासिल, 22 दूनी 44 4 48, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 806.67 में आ जाएगा। ये प्रतिरोध यानी कि ओम का इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया हमारा R जो है वो इतना है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको कह रहा है कि 200 वोल्ट पर चलाएंगे तो कितना होगा। अब सीधे सीधे हमको यहीं पे फॉर्मूला, अब P बराबर हमको फाइंड करना है V² यानी कितने, तो हमको क्या फाइंड करना है, 200 वोल्ट पर चलाना है, तो P = V² यानी कि 200 और गुणे में 200 अपॉन में कितना है हमारा R है। R हमने कितना निकाला, 806 निकाला है, 806.67 नहीं लेंगे तो भी अप्रॉक्स में हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 2 3 4 अपॉन में 806 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इस पे काटेंगे तो 8 5 40, लगभग आपका 50 के अप्रॉक्स में आएगा, 50 51 जो भी आए। तो मतलब देखिए आंसर में, देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 40 42 जूल पर सेकेंड नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 50 जूल, मतलब 50 51 के अप्रॉक्स में आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 50 जूल जो है वो पर सेकेंड ये हमारा हो जाएगा P बराबर। तो P बराबर हमारा कितना आ गया, 50 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्रॉक्स में कैलकुलेशन लेना सीखिए कैसे होता है अप्रॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से C वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि 5 किग्रा की एक बंदूक से
0.01 किग्रा की गोली चलाई जाती है। ओके, यदि गोली की प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी, मतलब किस गति से वो पीछे आएगी। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। वो क्या दिमाग लगाना है कि जब पीछे आ रही है, यानी कि जब गोली जो है बंदूक जो है वो झटका दे रही है, तो उसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पीछे आ रही है। तो इसमें से जो प्लस वाले आंसर है वो तो एलिमिनेट कर दीजिए। कौन कौन से हैं प्लस वाले ऑप्शन, तो बी और डी प्लस वाले हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। या तो आपका ए ऑप्शन सही होगा या तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला क्या पता है, M1 V1 प्लस में M2 V2 इज इक्वल टू 0, है ना। M1 V1 प्लस में M2 V2 इज इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। आपको दिया हुआ है 5 किग्रा की एक बंदूक है, यानी कि जो मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से एक बंदूक से 0.1 किग्रा की गोली चलाई जाती है। वहीं पे जो मास ऑफ जो दूसरा गन है उसकी गोली कितनी है, 0.01 है, और उसका वेग कितना है इस मास ऑफ दूसरे M2 का है, M2 मान लीजिए इसको। तो इसका जो वेग है, ये एक वेग V2 जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, 250 मीटर पर सेकेंड जो है वो दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, वेग जो है वो फाइंड करना है कि किस वेग से वो पीछे आएगी। रख दीजिए M1 V1 में। तो M1 कितना है आपका, मतलब कि M1 यानी कि G वाला, तो हो गया 5 गुणे V1 प्लस M2 V2 यानी कि 0.01, फिर मल्टीप्लाई में V2 मतलब कि 250 बराबर में 0। कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 V1 और प्लस में 250 का गुणा 1 में 0.1 में करेंगे कितना होगा, 250 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा या फिर 2.50 हो जाएगा। ठीक है, अब V1 5 V1 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5 हो गया, माइनस का 2.5 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.5 अपॉन में 5। ठीक है, 5 हम 25 यानी कि 5 आ गया, और माइनस तो पहले से है ही तो माइनस का, तो यानी कितना आ गया, माइनस का 5.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.5 भी लिख सकते हैं। अरे सॉरी, जब ये कटेगा ना तो 0.5 में जाएगा ना, 0.5 इसका डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव खिसकेगा इधर, तो 0.5 हो गया। तो 0.50 लिखे या फिर 0.5 लिखे या फिर 0.50 लिखे, आंसर तब भी सही है, या फिर 0.5 लिखे, आंसर तब भी सही है, माइनस में दोनों। ठीक है, पहले में ही मैंने बता दिया था कि आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा अभी। तो क्वेश्चन जो है वो आपका है, कहाँ गया, एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से, यानी कि अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित है, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। उसके बाद से कार नियत दर से बीटा से मंदित की जाती है, यानी कि दूसरा जो दिया हुआ है वो मंदित करने वाला कितना दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, मंदित की जाती है कार की जो विरामावस्था में आती है, फिर कार कुछ समय बाद विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय कैपिटल टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग जो है वो कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए क्या हम लोग लगाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो विरामावस्था प्रारंभिक वेग तो सबसे पहले 0 होगा, यानी कि v इज इक्वल टू 0 और प्लस में a t1। ठीक है, t1 के लिए a नहीं है अल्फ़ा, क्योंकि a इज इक्वल टू अल्फ़ा दिया, अल्फ़ा t1, यानी कि हमारा t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाई में अल्फ़ा, ये हो गया हमारा t1। ऐसा ही हम लोग बीटा के लिए भी करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी में, तो v लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में बीटा t2। ठीक है, बीटा t2 दिख रहा होगा, बीटा t2 लिख लेंगे जब, तो हमारा t2 बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन में बीटा हो जाएगा। ठीक है, v अपॉन में बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल T आपसे बोला है, कैपिटल T बराबर कितना होगा, तो कैपिटल T क्या है, पूरा T1 प्लस T2 ही तो है, कैपिटल क्या है, T1 प्लस T2 है, तो T1 आपका कितना है, v बाई अल्फ़ा। ठीक है, और दूसरा आपको दिया हुआ है प्लस में v अपॉन में बीटा, यही दिया हुआ है। इसको हम लोग निकालते हैं, तो इसका जब लेंगे तो इसको मान लीजिए v कॉमन ले लेते हैं, तो v कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस में 1 बाई बीटा, है ना, v कॉमन है, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा
बीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फ़ा। ये करिएगा आप लोग, आपको करना ही है। अब यहाँ पर इसको हम लोग इधर करते हैं, यानी कि कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या है, वी में है आपका बीटा प्लस में अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये ऑप्शन है क्वेश्चन में, वी है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में ए वी, नहीं यहाँ पे टी दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर करिए, वी को इधर करिए, यानी कि हो जाएगा ये टी वाई वी हो जाएगा बराबर में आपका क्या हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा, डायरेक्ट टी इधर भेज दिए ना, टी इधर भेज दिए, वी इधर है, तो टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा वहाँ पे, और टी ब्रैकेट में बीटा प्लस में अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए ये तो 1/v है, वी का मान पूछ रहे तो वी का मान क्या करने के लिए हो जाएगा, यहाँ पर वी का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर टी तो ऐसे ही रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा अपॉन में बीटा और प्लस में अल्फ़ा। ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। आंसर देख लीजिए कोई है कि नहीं, वी का मान में टी और फिर अल्फ़ा बीटा अपॉन में बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक है। ये 2 या 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 5, तो वही अल्फ़ा बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा होगा, अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, ये तो 54 नंबर क्वेश्चन था। देखिए ओके, अभी कौन सा है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, 150 किग्रा का एक स्कूटर 108 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो m दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 150 केजी दिया हुआ है। ठीक है, 150 केजी दिया हुआ है। उसके बाद से एक स्कूटर जो है वो कितनी घंटा 108 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से जो है वो गति कर रहा है, यानी कि आपका जो वेलोसिटी उसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यू नहीं, ये वी यू होगा ना, प्रारंभिक वेग है ना, एक समान चाल गति से। ठीक है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए, यानी कि जो उसका टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, रोकने के लिए हमें आवश्यक बल जो है वो कितना होगा। तो बल का फॉर्मूला आपको सीधे सीधे देखिए, F = m × a पता है, m आपका पता है 150 kg है, a जो है वो पता रह जाता अगर तो हम लोग का काम बन जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला v = u प्लस में at वाला फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो इसमें आपका जो v जो है वो फाइनल तो हमारा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। u हमको फाइंड करना है, तो u देखिए कितना होगा, u आपका 108 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखना है, मीटर पर आवर में लिखना है। तो 108 तो यहीं पर रहने दीजिए, गुणे में दिख रहा है, चलिए यहाँ पर करते हैं 108 तो यहीं लिख दीजिए, u = 108 गुणे में किलोमीटर कितना है आपका, तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, अपॉन में आवर तो 3600 सेकेंड होता है आपका 1 घंटे में। ठीक है, अब काटिए इसको, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया, और 2 1 कम 2 और 2 8 16, यानी कि आपका कितना आ गया 180 है, 108 है यार, ये 108 है। ठीक है, तो कितना हो गया 2 5 10 2 9 8, यानी कि गुणे 5 और बटे में 18, 18 से ये कितनी बार 108 है यार, ये 18 छक्के 108, 8 छक्के 48, 18 छक्के 108 नहीं, 18 छक्के ना, 18 छक्के 108, यानी कि 6 5 30, यानी कि आपका जो u आया, प्रारंभिक वेग आया वो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, हमने उसको बदल दिया 30 मीटर पर सेकेंड में, हमने उसको बदल दिया। ठीक है, तो हमारा जो u आ गया वो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो लिख लेते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कह रहा है कि वो आपका 10 सेकेंड में जो है वो रुक जाता है, तो v = हम लोग क्या लगाएंगे u, उसके बाद से -at, क्योंकि रिटार्डेशन होता है, मंदित हो रहा है, तो यानी कि वो हम लोग माइनस लगाएंगे। तो u आपका ये, तो v जो है वो कुछ समय बाद रुक जाएगी, क्योंकि 10 सेकंड बाद रुक जाएगी, तो v जो है फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो अंतिम वेग है वो 0 होगा। u हमारा कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 माइनस का a तो हमको फाइंड करना है,
और गुणे में हमको कितना लिखना है, 10 लिखना है। ठीक है, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, बराबर में ये हमारा हो गया 30 हो गया। यहाँ पर ये नहीं, ये माइनस होना चाहिए था, तभी वही हमने यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर में क्या हो जाएगा 30 और बटे में 10, 10 3 या 30 आएंगे 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब a बराबर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग रख दीजिए फॉर्मूले में, f इजिकल टू m इंटू ए। एफ बराबर m का मान कितना है, 150 है, लिख देते हैं, गुणे a का मान कितना है, तो 3 है। ठीक है, 3 है, सिर्फ 3। तो ये कितना होगा, 15 या 45 यानी कि 450 न्यूटन हो जाएगा। बल हमारा कितना होगा, 450 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 450 न्यूटन वाला कोई ऑप्शन हो तो टिक करिए। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही है, 450 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको। फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी f है, जिसकी फोकस दूरी क्या है, f है, और जो वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/nवां भाग बनाती है। एक वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनाती है, 1/nवां भाग बनाती है। तो वस्तु की दर्पण से दूरी जो है वो क्या होगी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला लगेगा आपका वस्तु से दूरी फाइंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बोल दिया है, क्या बोला है कि जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/nवां भाग जो है हमको बनाती है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आपको आवर्धन का सबसे पहले v आपको नहीं दिया हुआ है, v आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो m इजिकल टू क्या होता है आपका v अपॉन में u माइनस v अपॉन में u होता है। और वृत्त वस्तु का प्रतिबिंब कितना बना रही है, तो 1/nवां भाग बना रहे हैं, तो m की जगह पे 1/n लगा दिया हमने। और यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए जो u होता है, u कितना होता है, तो u होता है आपका माइनस होता है, तो माइनस v अपॉन में माइनस का u हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये यहाँ पर चला गया, यानी कि v इजगल टू क्या हो गया आपका v बाई में n हो गया। ठीक है, v इजगल टू क्या हो गया, v अपॉन में u अपॉन में n हो गया। v हम क्यों v रहता तो कट नहीं जाता, u अपॉन में n हो गया। v इजगल टू क्या हो गया, v बराबर हो जाएगा u अपॉन n। ये क्या है, आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का सूत्र है। ठीक है, तो u अपॉन n हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण का सूत्र यही होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी फाइंड करनी है, तो दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर में 1/v और प्लस में 1/u। ठीक है, तो 1/f तो हम लोग यहीं पर रख देते हैं, 1/v 1/v कितना है आपका, v की जगह पे कितना रखना है हमको, u/n रखना है, तो u/n हमने रख दिया और प्लस में 1/u कर ही दिया। अब यहाँ पर देखिए ऐसे है, तो इसको ऊपर भेज दिया, n का गुणा उस 1 में करेंगे, यानी कि 1/f इजिकल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन में u प्लस में 1 अपॉन में u। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 1/f इजिकल टू क्या हो जाएगा, u दोनों नीचे हर जो है वो समान है, तो u हो जाएगा n प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए और कोई ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए। कहाँ ऑप्शन A B C D, NF नहीं है, n-1f नहीं है, NF। तो f जो है इधर आपका रहना चाहिए, f जो है इधर रहना चाहिए, तो u आपको इधर भेज दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो जब u इधर भेजेंगे f इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, f तो इधर इसके साथ गुणे में हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1/f है और बराबर में n प्लस 1 अपॉन में u, यही है ना। तो इसको इधर भेज दिए, इसके साथ इधर इसका गुणा करें, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 और इंटू में f हो जाएगा, f उधर चला गया, बात तो सेम ही है। तो v बराबर क्या हो गया, n प्लस 1 और f ब्रैकेट के बाहर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपसे वस्तु की दूरी पूछी थी, वस्तु की दर्पण से दूरी, यानी कि आपसे u पूछा था, u हमने फाइंड कर लिया, v हमको नहीं दिया था, आवर्धन से हमने v फाइंड कर लिया और दर्पण का सूत्र लगा के हमने सॉल्व कर दिया। एकदम ईजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। बोला है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर है, एक लेंस जिसको हम लोग P1 बोल रहे हैं, तो 2.5 डायोप्टर है,
दूसरा लेंस जो जिसकी क्षमता वो कितनी है, वो कितना है 1.5 डायोप्टर है डी, ठीक है, को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ से आपसे पूछ रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नई फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 500/3 या फिर 100 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको बोला है कि इन दोनों को संयोजित किया जाता है, संयोजित यानी कि जोड़ा जाता है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 और प्लस में 1.5 कितना हो गया 5 5 10 3 1 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4.0 मतलब 4 बोल सकते हैं, 4 डायोप्टर हो गए, यानी कि जो पी आ गया हमारे कितना आ गया 4 डायोप्टर हो गया, ठीक है। आज लाइट नहीं है इसलिए वजह से थोड़ा सा चलाइए काम इसी से। पी इक्वल क्या आ गया डायोप्टर। मैंने लाइव क्लास में आपको बताया है कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर पे दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे P इक्वल टू 100/f। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब सेंटीमीटर हम सेंटीमीटर में हमको ऑप्शन लाना हो। आपसे पूछ रहे हैं कि फोकस दूरी क्या होगी, तो f है यहीं पे, p है तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 100 में p कर लेंगे। 100 तो ये है, p इज इक्वल टू 4 है, कितना गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपसे ऑप्शन आ गया। यही अगर आपसे मीटर में होता, मीटर के लिए भी हम बता देते हैं, तो कितना होता 100/f की जगह हम क्या लगाते 1/f लगाते, और 1/f p इज इक्वल टू क्या लगाते 1/f p यहीं पर है, f इधर भेज देंगे, यानी कि 1 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा 0.25 मीटर में आएगा, ठीक है। तो वैसे भी किसी भी तरह सॉल्व करिए आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको ये। देखिए क्या है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जो उसका मास है उसको हम लोग दोगुना कर दें, तो उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, समान बना रहेगा, या फिर आधा हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई सरल लोलक का, तो सरल लोलक का सबसे पहले जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है t इक्वल टू 2π√L/g, यही होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला, है ना। आवर्तकाल का फॉर्मूला यही होता है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका आवर्तकाल क्या होगा जब उसका द्रव्यमान हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो नियतांक है, इसको तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है हमारा लंबाई है, ठीक है। ये क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखिए यहाँ पर एक बात बताइए कि कहीं यहाँ पर द्रव्यमान है, यानी कि कभी भी आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं। लंबाई दिया रहता तो समझ में आता है कि हाँ लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर कर रहा है ज़्यादा कम, तो उसके हिसाब से हम टाइम पीरियड चेंज कर सकते। लेकिन आपको दिया हुआ है कि उसका मास जो है वो डबल कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि जो उसका आवर्तकाल है वो क्या रहेगा समान रहेगा, क्योंकि जो द्रव्यमान पर जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंडेंट नहीं होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लग रहा है थोड़ा बहुत। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है कि जो तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा कहते हैं, तो उसका जो दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। उसके बाद से एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक को हम लोग n कहते हैं, तो 1.5 दिया हुआ है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि f को फाइंड करना है हमको, तथा उसकी तरंगदैर्घ्य जो उसकी लेमडा होगी जो उसको हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फिर फाइंड करते हैं। तो हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और लेमडा जो है वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, f इक्वल टू c बाई में लेमडा, यही होता है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी बराबर c का मान क्या होता है 3 × 10⁸, ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। उसके बाद से बटे लेमडा का मान कितना दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम हमको यहाँ पर करना है, तो 10 × -10 ये हो गया हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम को हमने बदल लिया। तो एंगस्ट्रॉम
बड़ा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है 10 के गुणे 10 के घाते माइनस का 10 होता है, तो वही एंगस्ट्रॉम की जगह हमने 10 के घाते माइनस 10 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसको इधर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 गुणे 10 पे घाते 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये जीरो हम इसको देंगे, 6 का तीनों के तीनों जीरो जब इसको हम दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जीरो है, इधर देंगे तो ये घटता जाएगा, यानी कि ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे माइनस 10 के घाते माइनस का 7, उसके बाद से देखिए 6 25 30 हो गया, बच के क्या ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर 10 के घाते माइनस 7 है तो ये ऊपर जाएगा 10 के घाते प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 10 पे घाते 14। ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज में आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ये हर्ट है, जेड हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हमारा कितना गया 5 गुणे 10 पे घाते 14। कोई ऑप्शन है तो देखिए 5 गुणे 10 मतलब डी ऑप्शन हमको अगर सिर्फ एन ही निकालने सॉरी अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं तो भी इजी तरीके से कैलकुलेशन करके हम ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि कंफर्म हाँ मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, हमको तो तरंग दैर्घ्य भी फाइंड करना है ना, तरंग दैर्घ्य फाइंड करना है तो हमको फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, तो इसको हम इरेज कर दें क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हमको तरंग दैर्घ्य यानी कि हमको लेमडा फाइंड करना है। ठीक है, तो लेमडा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लेमडा, सॉरी v इज इक्वल टू सी लेमडा होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा f होता है, यार हम भी क्या गधे हैं क्या, लेमडा इंटू f होता है। ठीक है, तो लेमडा हमको अगर फाइंड करना है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये v तो यही है, ये f हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया f, लेमडा बराबर क्या हो गया v बाई f हो गया। तो चलिए भाई ठीक है, हमको तो फ्रीक्वेंसी पता ही है, लेमडा हमको पता ही है, लेमडा हमको फाइंड करना है, f पता ही है हमको, बस v फाइंड करना है। v फाइंड हो जाए तो हमारा जो है वो काम हो जाए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी होता है। तो अपवर्तनांक आपको क्या मतलब 100 पीस के लिए दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1.5 नहीं ना, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c बाई वी। तो n जो है कितना है 1.5 है, इज इक्वल टू में आपका c जो है वो कितना होता है 3 गुणे 10 पे घाते 8 होता है, अपॉन में दिख रहा है, हाँ अपॉन में क्या है हमारा v हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इसके नीचे चला गया, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 पे घाते 8 अपॉन में 1.5 हो गया। तो 1.5 दूनी 3 होता ही है, तो सीधे सीधे हम लोग काट देते, तो v इज इक्वल टू 2 गुणे 10 पे घाते 8 आ गया, सीधे सीधे v बराबर क्या आ गया 2 गुणे 10 पे घाते 8 आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, लेमडा हमको फाइंड करना है, लेमडा बराबर v बराबर हमारा कितना है, v इज इक्वल टू है 2 गुणे 10 पे घाते 8 अपॉन में f इज इक्वल टू कितना है, f हमारा कितना आया था फ्रीक्वेंसी 5 गुणे 10 पे घाते 14 आया था ना शायद, हाँ 5 गुणे 10 पे घाते 14 आ गया था। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही करेंगे, इसको इधर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 20 और गुणे हो जाएगा 10 पे घाते 7 अपॉन में कितना है 5 हो गया, और गुणे इधर ये इस पर मतलब कि ये 14 है तो ऊपर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। चलिए इसको भी यही रहने देते, 5 चौक के 20। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुणे और ये ऊपर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 घाते माइनस का 7 हो जाएगा। इसको जब हम एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आपका दिख रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा लेमडा। अरे भाई साहब 4 गुणे 10 पे घाते 7 है, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो इसको 10 पे हम लोग 10 घाते 10 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि ये 7 है माइनस का 7 है, 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते 3। तो इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं ना, तो बस लेमडा बराबर कितना आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा तो पहले ही डी ऑप्शन हमने कंफर्म कर लिया था कि डी ऑप्शन ही करेक्ट है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि 5 एक समान प्रतिरोध हैं, 5 एक समान यानी कि R1 R2 R3 R4 ये करके हैं हमारे 5 हैं प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उससे 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है, यानी कि P इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 वाट। ठीक है, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उत्सर्जित पावर क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि अगर जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 5 को
जब श्रेणी क्रम में 5 को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5R हो जाएगा। अरे R1 + R2 + R3 ऐसे करके 5R हो जाएगा, है ना। तो R1 + R + R2 पर ऐसे ऐसे करके 5R हो गया, क्योंकि 5 एक समान प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 5R हो गया। उसके बाद से आपका हाँ फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। तो P हम कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लिख लेते हैं 5, V² है तो V²/R बराबर कितना है हमारा 5R है, तो यहाँ पर हम 5R लिख देंगे। ये इधर जाएगा मान लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा V² बराबर क्या हो जाएगा 25R हो जाएगा, ठीक है। ये जब हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है तब के लिए है। उसके बाद से जब V² अब हमारा फाइंड हो गया, अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये क्या है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किस में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम करने समांतर क्रम के लिए क्या होगा R/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके कितना हो जाएगा हमारा R/5 हो जाएगा। उसके बाद से जब R/5 है तो हमारा पूछ रहा है कि P यानी कि जो शक्ति है वो कितना हो जाएगा, P = वही फॉर्मूला लगा V²/R फॉर्मूला लगा देंगे। तो P हमको नहीं पता है, P हमको फाइंड करना है। V² बराबर कितना है 25R है बटे में R/5। R की जगह के हम लोग क्या रखेंगे, ये R' कर लेते हैं ये वाला, ये ठीक है। तो R' बराबर R/ कितना हो गया 5 हो गया। अब ये उधर ऊपर जाएगा यानी कि हमारे कितना हो जाएगा 25R में R और गुणे में 5, R से R कैंसिल, 25 कितना हो जाएगा 125 वाट, समझे 125 वाट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर है, बस वो मेंटेन करें। श्रेणी क्रम में इतना है, समांतर क्रम में इतना है, तो श्रेणी क्रम के V² बराबर इतना आ गया हमारा। तो समांतर क्रम के लिए P बराबर V²/R कर लेंगे। P बराबर कितना हो जाएगा V² बराबर 25R कर लेंगे। R बराबर कितना दिया हुआ है R' लिख लेते हैं। R' बराबर कितना है, ये हमारा R' ही तो दूसरा वाला है, तो R' बराबर कितना होगा R/5। तो R/5 हमने यहाँ पर लिख दिया, 5 ऊपर जाएगा, 25 R से R कैंसिल हो गया, 25 125 वाट हो जाएगा। P बराबर हमारा कितना आ जाएगा 125 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 60 से 61 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किग्रा बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप जो है वो क्या होगा। तो ये आपका कैलोरी मिति है, ठीक है, कैलोरी मिति के सिद्धांत से, ठीक है। तो आप कैलोरी मिति के सिद्धांत से जब रख के आप सॉल्व करेंगे, ये वाला m1 × 80 फिर प्लस में m1 × 1 × t, इस पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट जो है वो कैलोरी मिति के सिद्धांत से जो है आप लगा देंगे फॉर्मूला, आपका आ जाएगा। या फिर ये नहीं आपसे लगता है तो mc∆t कर लेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, mc∆t, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 × 10⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है वेबर होती है, चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं 5 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 8.0 × 10⁻⁴, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की क्या वेबर में, ठीक है। 0.2 सेकेंड पश्चात यह बदलकर कितना होता है, यानी कि φ2 बराबर हमारा कितना दे दिया है 4.0 और गुणे 10⁻⁴ दिया हुआ है। हो जाता है कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो है वो मान बताइए कि प्रेरित विद्युत वाहक का बल का जो मान है वो कितना होगा, ठीक है। तो हमारा आपको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है -ΔΦ/ΔT, यही फॉर्मूला होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है -ΔΦ/ΔT। डेल्टा का मान क्या होता है, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि जो बाद वाला है उसमें से हमको इनिशियल वाला घटा देना है। यानी कि हमको ΔΦ का मान कैसे पता चलेगा, तो इससे φ2 ये φ2 में से φ1 को घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे अगर तो 4.0 डायरेक्ट 4 लिखे कोई दिक्कत नहीं है,
और गुणे 10 पे घाते माइनस का 4, फिर माइनस दिख रहा है, माइनस यानी कि घटाना है हमको किसको 8.0 गुणे 10 पे घाते माइनस 4 को, यही घटाना है हमको डेल्टा फाई कंप्लीट करने के लिए, पाने के लिए। तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 में मतलब 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4.0 गुणे 10 पे घाते माइनस का 4, यही आएगा ना। डेल्टा फाई बराबर कितना आएगा -4 गुणे 10 पे घाते -4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस, तो पहले से यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 गुणे 10 पे घाते माइनस का 4 लिख देंगे, बटे में डेल्टा टी का कितना वैल्यू दिया हुआ था 0.5 दिया था सर, 0.2 सेकेंड, तो यहाँ पे 0.2 रख लेंगे यहाँ पर। तो इसको हम लोग जब काटेंगे ये 0.0 है यार, 0.0 ठीक है, 0.0 है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये तो पहले माइनस से माइनस कट गया, अब बच जाएगा हमारा 4.0 गुणे 10 पे घाते माइनस का 4 और बटे में 0.2, ये 10 हटाएंगे, यहाँ पर 10 गया, 2 भी सही है 40, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 पे घाते माइनस का 4 हो गया। 20 गुणे 10 पे घाते -4, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, इधर लिखते हैं 2 गुणे 10 पे घाते माइनस का 3, ये 3 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इधर 1 0 है, उधर जाएगा तो 2 गुणे 10 पे घाते माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब कहाँ सॉल्व करें, इधर सॉल्व करते हैं, जगह ही कम पड़ जाती है, लगता है ऊपर वाला मिटाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 गुणे 10 पे घाते 3 जो है वो ऑप्शन आया है, 2 गुणे 10 पे घाते 3 नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुणे 10 पे 3 नहीं दिया है, मिली वोल्ट में दिया है, यानी कि हमारा कितना आएगा इसमें से पॉइंट, ये है, ये कितना है वॉट है, और मिली इसको कितना मिली वोल्ट में बदलना है, तो मिली वोल्ट में बदलने के लिए हमको कितना आएगा हमारा 0.2 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से हो जाएगा, जब इसको हम लोग मिली वोल्ट में बदलेंगे तो 0.2 मिली वोल्ट में बदल देंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 0.2 मिली वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। नहीं यार ये गलत लग रहा है मुझे, 2 मिली वोल्ट होना चाहिए यहाँ पर यार, कैसे मिली वोल्ट में बदलेंगे तो भाई साहब कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। जब यहाँ पर 2 गुणे 10 पे घाते माइनस का 3 वोल्ट है, तो 20 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, वॉट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जब मिली वोल्ट में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा 10 से 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 2 ही मिली वोल्ट आएगा आपका, 2 मिली वोल्ट आएगा, ऑप्शन आपका आंसर 2 मिली वोल्ट, और 2 मिली वोल्ट वो है ही नहीं, 0.2 मिली वोल्ट दिया हुआ है, 2 मिली वोल्ट आपका ऑप्शन होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 63 नंबर क्वेश्चन। बाकी एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है 2 मिली वोल्ट। दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल जो है हो जाएगा कितना, F 4F 2F या फिर 4/F या फिर 2F या फिर 4F हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए प्रतिकर्षण का। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd होता है, और बोला है हमको कि विद्युत धारा जो है वो डबल कर दिया जाए। तो विद्युत धारा डबल कर दिया जाएगा तो F तो यहीं पर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, μ0 तो यहीं पर रह जाएगा। I1 यानी कि I बराबर हमको क्या लिखना है 2I लिखना है ना, तो 2I फिर गुणे में 2I फिर अपॉन में 2πd, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4I μ0 और यहाँ पर 2πd हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा जो F आएगा वो कितना आएगा 4 है, ये है तो 4F आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को
50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना होगा, है ना। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना होगा, जी का मान आपसे पूछ रहा है कि जी का मान आपका कितना होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिए जाए तो। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कैपिटल जी बराबर क्या होता है, Gm/r²। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इस कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पर स्मॉल जी बराबर क्या होता है, गुड मॉर्निंग अपॉन r²। ठीक है, ये क्या है, r जो है वो हमारा त्रिज्या होता है और ये g कांस्टेंट होता है और m जो होता है ये मास यानी कि द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि जो r है, r को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, यानी कि r/2 कर देते हैं। आधा 50% कम करना है कि r/2, यही तो है। मान लीजिए 4 है, 4 का आधा क्या होगा, 2 ही होगा। कैसे होगा, 4/2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 आएगा आंसर। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, r का आधा कर दिए तो r/2, m का आधा कर देंगे तो m/2 हो जाएगा। सीधी सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। r/2 m/2 हो गया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, g हो गया, m के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये m के जगह पे क्या रखेंगे, m/2। तो ये तो है, तो ये हम क्या g डैश का मान लीजिए, एक तरह से g डैश का निकालना है। ये क्या है, m का मान है तो m डैश, ये m डैश मतलब ये तो पहला था, ये सेकंड वाले के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, m/2 अपॉन में r², यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, देखिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो यहाँ पर होगा Gm/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, r² अपॉन में 4 हो जाएगा ना। उसके बाद से ये 2 दूनी 4 कट जाएगा और m जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 दूनी 4 गया, ये ऊपर गया, यानी कि क्या हो जाएगा, Gm अपॉन में आपका हो जाएगा r²। कितना हो जाएगा, ये g के बराबर, कितना आ गया, g के बराबर क्या आ गया, 2Gm अपॉन में r²। ये 2 ऊपर भी तो जाएगा, 2Gm अपॉन में r² आएगा। ठीक, 2Gm अपॉन में r², यानी कि ये g के बराबर में कितना है, Gm अपॉन r² है, यानी कि 2 तो यहीं पे है और इतने के बराबर हमको g रखना है कि हमारा कितना मान आ जाएगा, तो बराबर में 2g आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, 2g यहाँ पर आ गया, 2g आ गया। तो प्रतिशत वृद्धि जो है वो हमारी कितनी होगी, तो ग्रेविटी यानी कि जो g त्वरण में, मतलब गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो g है, 2g माइनस का g अपॉन में g। ठीक है, उसके बाद से 2g में से प्रतिशत है तो यानी कि 100 से हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2g में से g गया तो कितना बचेगा, g अपॉन में g से g कैंसिल, बच गया 1 और गुणे में 100 है, ये है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है, फॉर्मूला बराबर ये लगाना है, g बराबर Gm अपॉन में r² फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद से और g डैश का मतलब कि जब बोला है कि उसके हम लोग मास में आधा कम कर रहे हैं और उसका जो त्रिज्या है उसको भी आधा कर रहे हैं, तो m/2 और r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो g m/2 हो गया और r है तो r/2 कर देंगे, यानी कि r² और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, ये 2 बच गया, ऊपर जाएगा तो 2Gm हो जाएगा और r² नीचे ही रह जाएगा। और Gm अपॉन r² बराबर क्या है, g है, तो यानी कि 2g हो गया। तो g में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 2g माइनस g अपॉन में g, और गुणे में 100 का प्रतिशत है, यानी कि 100 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तो g अपॉन g यानी कि 100% हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा 100% में ऑप्शन जो है वो टिक कर लीजिएगा। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है आपका, तार को खींचने पर एक ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा, मतलब वही तार को खींचा जाता है तो उसका जो व्यास है वो 0.25 परिवर्तित होता है। व्यास जो है कितना है, 0.25% परिवर्तित होता है। तो तार का प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 65 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से कि एक ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है। ओम प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है V = क्या होता है आपका, I और A, यही होता है ओम प्रतिरोध का फॉर्मूला आपका, ये होता है। उसको खींचा जाता है मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, खींचा जाता है तो उसका व्यास जो है इतना परिवर्तित होता है, तो प्रतिरोध में
प्रतिशत परिवर्तन जो है वो कितना होगा। तो तार का जो आयतन होगा वो तो निश्चित होगा, तो आयतन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं V, मतलब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं V बराबर I इंटू A होता है, बिल्कुल होता है। और प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई A, ये फॉर्मूला होता है रो L बाई A। I नहीं यार, हम भी पागल है क्या, L होगा। V बराबर क्या होगा, L बाई A होगा। और R यानी कि प्रतिरोध जो होता है रो L बाई A, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L बराबर में क्या लिख सकते हैं, V बाई A जो है वो लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 है। अब इस L बराबर V बाई A को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर में रो तो यही रहेगा, कांस्टेंट है। L बराबर क्या हो जाएगा, V बाई A, तो V बाई A यहाँ पर रख देंगे, अपॉन में ये A हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा रो फिर V अपॉन में A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर हमारा क्या हो गया, R बराबर हो गया रो V अपॉन A स्क्वायर। R बराबर हो गया रो V, यानी कि R मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध बराबर हो गया रो V अपॉन R स्क्वायर। और A बराबर क्या होता है आपका 4, यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। A बराबर क्या होता है 4 पाई अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको जो D का मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करके D/2 के फॉर्म में लिखेंगे इसको हम, तो ये तो रो और V ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से 16 हो जाएगा नीचे, ठीक है। D पे पावर 4 और यहाँ पर 16, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16 रो V अपॉन में पाई स्क्वायर D के पावर 4, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर अवकलन समाकलन यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको, तो यानी कि ये हमारा R बराबर कितना आ गया, 16 रो V अपॉन में पाई स्क्वायर अपॉन में D के पावर 4 होगा। D ऊपर जाएगा तो D जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो है अवकलन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ R क्या है, यहाँ पर R जो है वो प्रतिरोध है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 4 पाई अपन R स्क्वायर क्या, R स्क्वायर है, तो D के फॉर्म में लाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर A है, तो देखिए एक A के लिए पाई D अपॉन 4 होगा, 2 होगा, D अपॉन 2 होगा, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर D के पावर 4 और 4 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A स्क्वायर है, तो ये वहाँ पर हमने ये किया। अब उसके बाद से दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये R जो है, ये R जो होगा ये आपका हो जाएगा डेल्टा R अपॉन में R हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी तो कांस्टेंट होते हैं, नीचे ये है D, अवकलन करेंगे ऊपर जाएगा, और अवकलन में क्या करता है, जो घात रहती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा -4 और इनटू में डेल्टा D अपॉन में D, जो कांस्टेंट रहते हैं नियत रहते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -4 इंटू डेल्टा D अपॉन में D हो गया, -4 मल्टीप्लाई डेल्टा D अपॉन D का मान आपको दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.25 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, गुणा करेंगे 25 चौके 100, एक यानी कि कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि दो अंक के बाद दशमलव लगे तो 1 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि डेल्टा R अपॉन R का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो डेल्टा R अपॉन में R की वैल्यू जो है क्या आएगी, 1% आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कोई है ऑप्शन 1% वाला, सी ऑप्शन जो है वो सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1%। डेल्टा R अपन R बराबर क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा। यहाँ पर अवकलन समाकलन वाला थोड़ा समझिएगा, बाकी और कुछ है नहीं, बस वहाँ पर हमको पुट करना है, रखना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे करिएगा, बैक करिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। बस हमने यहाँ पर 4 पाई अपन R स्क्वायर D/2 के फॉर्म में कर लीजिएगा और यहाँ पर रख लीजिएगा। उसके बाद से दोनों का अवकलन कर दीजिएगा, तो जो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि ये 16 कांस्टेंट है, ये रो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, और ये पाई स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये पूरा हट जाएगा, 1/D के पावर 4 हो जाता है, इसके ऊपर जाएगा तो D के पावर -4 हो जाएगा, अवकलन करेंगे -4, और यहाँ पर डेल्टा D अपॉन D हो जाएगा। बस वही हमने किया है और कुछ नहीं, ठीक है, समझ लीजिएगा, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा अवकलन समाकलन अगर 10 के हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 4 किग्रा का द्रव्यमान यानी कि M1 बराबर दिया है आपका 4,
दूसरा 1 किग्रा का द्रव्यमान यानी कि m2 बराबर कितना दिया है 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात जो है वो क्या होगा, उनके रेखीय संवेग यानी कि mv जो है p मतलब कि संवेग जो उसका जो संवेग है उसका अनुपात जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी बराबर पे काइनेटिक एनर्जी है ना, यही तो है, उसकी एक गति जो है दूसरी गति जो है के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। संवेग के बारे में आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हाफ mv² इधर और हाफ mv² इधर कर लेंगे। ठीक है, ये m1 v1 m2 v2 ओके। उसके बाद से m1 v1 है स्क्वायर है, तो आपसे संवेग रेखीय संवेग की बात कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर नीचे m से गुणा कर दे ऊपर भी m से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत होगा। m1 लिख लीजिए, यहाँ पर भी m से गुणा कर दे, दिख ही नहीं रहा, क्या ही किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर फिर बराबर में हाफ m2 v2 का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर हम m से गुणा कर दे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत, m1 है तो m1 से ही एकदम बराबर में गुणा करेंगे, m2 से तो m2 नहीं होगा कोई दिक्कत, m² v²। ठीक है, ये दोनों गुणा होगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा m² हो जाएगा v²। और mv² को हम लोग क्या बोलते हैं, mv² क्या होती है कि p1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। समझिएगा यहाँ पर p1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर m1 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे बराबर में। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m2 है, ये m2 है, m2 क्या हो जाएगा, m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी m2 नहीं, यहाँ पर देखिए रेखीय संवेग पूछा है, तो यानी कि m² और v² बराबर क्या हो जाएगा p², क्योंकि आपका होता है ना mv बराबर क्या होता है p, दोनों पे स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर होगा, तो वही तो किए हैं। m2 का m1 m2 स्क्वायर हो गया और ये v2 का स्क्वायर है, तो यानी कि p² डायरेक्ट हमने लिख दिया। और नीचे जो है वो 2 तो ये है और यहाँ पर m2 है, तो 2m2 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये p2 हो गया, तो नीचे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर p1 का स्क्वायर अपॉन में p2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि 2m1 अपॉन में 2m2, ये होगा 2m1 अपॉन में 2m2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल, आपको m1 का मान दिया हुआ है कितना, m1 का मान 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे और यहाँ पर m2 का मान 1 दिया हुआ है, ये दोनों पे स्क्वायर है, इधर करते हैं p1 का स्क्वायर अपॉन में p2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, यानी कि हम इसको मिटा करके दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं बराबर में m1 m2, यानी कि m1 अपॉन में m2 का अंडर रूट कर सकते हैं, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर m1 पे लिखेंगे 4 और m2 का मान 1 है तो है ही, रहने दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि आपका कितना आया, संवेग कितना है, p1 बराबर 2 आया और p2 बराबर 1 आया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, p1 बराबर में 2 आया, p2 बराबर में 1 आया। 2:1 जो है वो किसी पे देख लीजिए आया हो तो ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेशन इजी है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही हमने यहाँ पर mv² लिखा है, ऊपर m से गुणा नीचे भी m से गुणा, तो ये m² हो गया, v² हो गया, m² v² को हम p² लिख सकते हैं, p² अपॉन में m1 हो गया, 2m1 हो गया। ये वैसे भी काट सकते, शुरू में ही काट सकते थे, हाफ से हाफ काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया p1² अपॉन में 2m1, यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, हाँ ठीक है, 2m1 हो गया, ये वाला 2m1 हो गया और यहाँ पर p² हो गया और 2m2 हो गया। 2 से 2 से यहीं पे कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया p1², इधर करेंगे p1 का स्क्वायर और ये आएगा तो p2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2m1 जाए, ये उधर जाएगा ना, तो 2m1 अपॉन में 2m2, 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो गया। p1 बराबर m1 आ गया, m1 का मान आपको 4 दिया हुआ है, m2 का मान 1 दिया हुआ है, ये दोनों पे स्क्वायर है, यानी कि दोनों पे होल स्क्वायर उधर भेज सकते हैं, तो करनी हो जाएगा m1 अपॉन में m2 हो गया, m1 का मान 4 दिया हुआ है, m2 का मान 1 दिया हुआ है, तो करनी से निकालेंगे 4 को तो 2 होगा और 1 का करनी बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा। समझ गए, तो ये थे आपके। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि 2000 ग्राम पानी का तापमान जो है वो कितना है, 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको जो m यानी कि मास दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 2000 ग्राम में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि 50 डिग्री से
कितना है 10 डिग्री से 50 डिग्री है ना, 10 डिग्री से 50 डिग्री तक उसका तापमान जो है वो सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है वो क्या होगी। तो आपको फार्मूला पता है कैलोरीमिति से, कैलोरीमिति से पता है कि MS डेल्टा T, यही फार्मूला होता है। M का मान आपको दिया हुआ है 2000 ग्राम लिख लेते हैं, गुणे S का मान 1 स्पेसिफिक हीट। उसके बाद से डेल्टा T, डेल्टा T क्या हुआ है, मतलब कि अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा देना है, यानी कि 50 माइनस का 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2000 एकम 2000 हो जाएगा, और गुणा इसमें कितना है 50 से, और यहाँ पर 10 से, तो 5 दूनी 10,000 हो जाएगा आपका, 10,000 हो गया, 5 दूनी 10,000 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2 एकम 2000 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000 में से 2000 घटाएंगे तो 8000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा पूछ रहा है तो कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है कैलोरी, तो 8000 कैलोरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से ये वाली तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड के बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 1 है। तब बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, यानी कि W आपसे पूछ रहा है, और दिया क्या हुआ है 20 न्यूटन, यानी कि F इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन दिया हुआ है, और कोण यानी कि थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीग्रेड पागल है क्या हम, थीटा जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद से आपका S यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू नहीं W इक्वल टू FS और FS कॉस थीटा, यही होता है। F का वैल्यू कितना देगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन रख लेते हैं, गुणे S का मान कितना देगा, S 1 मीटर विस्थापित करता है तो 1 हो गया, कॉस 45 डिग्री लिख लेते हैं, कॉस 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 20, और गुणे में कॉस 45 का 1 अपॉन करणी में 2। अब यहाँ पर 20 अपॉन करणी में 2, देखिए ऑप्शन 20 बटे करणी में 2 कोई नहीं है, तो 20 बटे करणी में 2 नहीं कोई है, तो ये क्या होगा, अब इस करणी को हटा देंगे, गायब कर देंगे। तो गायब करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, करणी 2 से ऊपर भी और करणी 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ता है, परमेयीकरण इसको कहते हैं। तो यहाँ पर करणी 2 से करणी 2 का गुणा होता है तो करणी हट जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा 20, और गुणे में करणी में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि करणी से करणी का गुणा होगा तो करणी हट जाएगी, 2 दहिया में 20, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 10 करणी में 2 आएगा, 10 करणी में 2 आंसर आएगा। तो 10 करणी में 2 जूल है बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। 69 नंबर, एक चालक में 3 मिली एम्पियर, यानी कि I बराबर आपको क्या दिया है 3 मिली एम्पियर दिया हुआ है। I बराबर आपको विद्युत धारा कितना दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मिनट तक, यानी कि जो T दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट। ओके, उसके बाद से मिनट हम लिखें 1 मिनट, और बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होगी, यानी कि n बराबर जो है वो आपका क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मिली एम्पियर में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको धारा एम्पियर में रखना होता है। तो 3 मिली एम्पियर है तो 3 गुणे 10 पे घाते माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे किस में बदल गया, एम्पियर में बदल गया। ठीक है, एम्पियर में बदल गया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर समझ लीजिए 3 मिली एम्पियर है तो 3 और गुणे 10 घाते माइनस का 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। 1 मिनट है तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, जो हम लोग समय लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं, मिनट में नहीं लेते हैं। और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, तो आपको दोनों फार्मूला पता है, Q बराबर IT ये भी पता है, और Q बराबर NE ये भी पता है। आपको क्या दिया, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, N आपको फाइंड करना है, और E तो आपको पता ही है, तो लिखते हैं। देखिए IT बराबर में N और E। ठीक है, IT का मान कितना, I जो है आपका कितना दे हुआ है, तो E N फाइंड करना ना, तो इधर कर लीजिए, यानी कि N बराबर में क्या हो जाएगा I और T अपॉन में कितना हो जाएगा
ई हो जाएगा। ठीक है, आई का मान कितना दिया हुआ है 3 गुणे 10 पे -3, 3 गुणे 10 -3, और सेकेंड जो है वो कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। अपॉन में कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वर्क है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज, तो इतना हम लोग रख लेते हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है। ये देखिए माइनस का 3 है, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 गुणे 60 हो गया, और बटे में यहाँ पर 1.6 है, ये है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर गुणे में 10 घाते माइनस का 19, और फिर गुणे में ये भी तो आया, तो 10 घाते में 10 घात में 3 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और इसको यहाँ पर एक यहाँ पर हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। अब 6 के 18, 6 का 18 ऊपर कितना हो गया, इधर कैलकुलेशन करते हैं, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1800 अपॉन में 16 और गुणे 10 पे घाते माइनस का 19 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 6 3 9 यानी कि 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 एक कम 16, ठीक है, 2 इधर गया, फिर 16 एक कम 16, ठीक है, फिर दशमलव समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे, जब ऊपर करेंगे 16 को 10 के घाते -16 को, तो ऊपर मान लीजिए 11 पॉइंट समथिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर गुणे 10 पे घाते प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, है ना, 11 पॉइंट। अब यहाँ पर जब दशमलव इधर खिसकाएंगे, 2 अंक इधर खिसकाएंगे, तो ये इधर जो है वो घात बढ़ता है। ठीक है, इधर घात बढ़ेगा, अरे समझिए ना, यहाँ पर हमारे 11 दशमलव समथिंग आया है, तो यहाँ का जब मतलब कि 11 दशमलव समथिंग आएगा, तो 2 दशमलव जब इधर बढ़ाएंगे हम अपना, ये दशमलव जब 2 दशमलव इधर बढ़ाएंगे, तो ये इधर यहाँ पर 10 के घाते 18 हो जाएगा, 10 के घाते 18 हो जाएगा, यानी कि 0.1 समथिंग का गुणा जब हम 10 के घाते 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 के घाते 18 ही लगभग में आएगा, ऑलमोस्ट में 10 के घाते 18 ही आएगा। राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए, 10 के घाते 18 ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारे में हीलियम गैस जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हमारा T1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और एक वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है, यानी कि जो P1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एक वायुमंडलीय दाब यानी कि ATM दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो कि 12 होता है प्रेशर में, तो एक वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है पर 500 मीटर क्यूब भरी है, मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, यानी कि V1 हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा 500 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो P1 T1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट है, नीचे भी देख लीजिए ध्यान से, -3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 वायुमंडल, तो इसीलिए हमने P1 V1 पहले ही लिख दिया। ठीक है, तो हीलियम गैस का आयतन जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो T2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा, कितना होगा, तो यानी कि T2 हमारा इतना दिया हुआ है, और P2 हमारा कितना दिया हुआ है 0.5 वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ है हम लोग का, एक गुब्बारे में हीलियम गैस जो है वो इतना, और वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब है 500 मीटर क्यूब भरी हुई है। गैस का आयतन मतलब कि उसका V2 पूछ रहा है आपसे कि जो V2 होगा वो कितना होगा। ठीक, तो आपको पता है PV = nRT, यही होता है फॉर्मूला, PV = nRT होता है। यहाँ पर nR क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, यानी कि जो ये T आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन में T हो जाएगा। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन में T1, फिर यहाँ पर P2 V2 अपॉन में T2, यही हो सकता है। ठीक है, अब रख देते हैं P1 की जगह पे हमारा क्या है, सही, पहले V2 हमको फाइंड करना है, ये V2 फाइंड करना है, तो सबको इधर एक साइड कर लीजिए, ये T2 है नीचे है तो गुणा होगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी कि P1 अपॉन में ये P2 नीचे आ जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में T2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ये V2 जो है वो नीचे आ जाएगा, नहीं V2 नहीं P2 जो है वो नीचे आ जाएगा, वो तो मैंने पहले ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। T1 तो यहाँ पर है ऑलरेडी, T1 यहाँ पर लिख देते हैं, V1 जो है वो बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और यहाँ पर हमारा V2 हो गया, है ना, यानी कि V2 हमारा V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 कितना दिया हुआ है 500 मीटर दिया हुआ है, रख लीजिए 500 मीटर क्यूब रख दीजिए। उसके बाद से ब्रैकेट लगाइए, P1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 ATM, 1 बटे में P2 का मान कितना दिया हुआ है 0.5। ठीक है, गुणे, एक बात आपको ख्याल रखना है कि जब कभी भी हम लोग को टेम्परेचर रखना है तो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है। यहाँ पर केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला के 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा।
T1 जो है हमारा 300 केल्विन, यानी कि T1 की जगह पर हमको कितना रखना है, 300 रखना है। T2 की जगह पे -3 है ना, तो प्लस में 273 कर दीजिए हमको केल्विन में बदलने के लिए। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमको T2 की जगह 270 रखना है, तो T2 की जगह हमने 270 यहाँ पर रख दिया। T1 की जगह पे हमको कितना रखना है, 300 रख दिया है, तो हमने यहाँ पर 300 केल्विन रख दिया। और V1 हमारा कितना है, 500 है, तो हमने यहाँ पर 500 रख दिया। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, नीचे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर में। अब देखिए 2 0 से 2 0 पूरा पूरा कैंसिल, 3 9 27 हो गया। अब ये 5 1 कम 5 ये कट गया, तो यहाँ बच गया 100, लिख लेते हैं 100, और गुणे करके क्या बच गया, ऊपर में 9 बच गया, तो यहाँ पर लिख दे 9, यानी कि 900 मीटर क्यूब। ये हमारे क्या हो गया, ईजी सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए, P1 V1 T1 T2 जो भी है, और PV = nRT, यही फार्मूला होता है आदर्श गैस का। आदर्श गैस का फार्मूला वही है, तो यहाँ पर nR जो है वो नियतांक रहता है, कांस्टेंट है, तो PV अपॉन में T कर दिया, तो P1 V1 अपॉन में T1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में दिखाया गया है कि A तथा B के मध्य कुल प्रतिरोध है। तो चित्र जो है ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं, थोड़ा सा रफली फिगर। ठीक है, ये हो गया, मतलब ऐसे ही कुछ। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक दिया हुआ है, तो ये मैंने बहुत बार करवा रखी है, 2 सभी के सभी 2 ओम यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक निकाल दिया है, A और B, बोल रहा है कि इसका कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, पूरा टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखिए कि जब कुल प्रतिरोध अगर ज्ञात करने के लिए कहे, टोटल R जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है, तो पहले इन सभी का एक बार आपको गुणा कर देना है ऊपर में, और नीचे में क्या करना है, एक बार जोड़ देना है। तो देखिए ये है, यानी कि 2 + 2, और फिर गुणे में 2 + 2 हो गया। अब नीचे क्या करना है, जोड़ देना है, तो 2 + 2 और फिर प्लस में 2 + 2, है ना। देखिए 2 + 2, यहाँ पर 2 + 2 गुणे करके एक बार दोनों को हमने ऊपर गुणा कर देना है, दोनों को 2 + 2, फिर गुणे में 2 + 2, और एक बार क्या करना है, नीचे वाले बटे करके हमको एक बार जोड़ देना है। तो 2 + 2 यहाँ पर लिखे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 + 2 एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ देना है, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 × 4 अपॉन में कितना हो गया, 4 + 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, यानी कि 2 ओम जो है वो टोटल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, 2 ओम होगा। तो R जो है वो विंस्टन से, तो आपको ये फिगर देखकर ही पता चल गया होगा, बी ऑप्शन सही है, दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैरेलल और सीरीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है, विंस्टन से तो होता है। तो कई लोग को अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये बीच वाला देख के कन्फ्यूज आता है, तो सभी लोग आपस में सीरीज पैरेलल जोड़ने लगते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने लगते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, 71 नंबर भी क्वेश्चन खत्म, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम ट्रिक के साथ, ट्रिक ही मानिए, छोटा है। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लेज़र सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक लेज़र सिग्नल जो है वो चंद्रमा पर भेजा जाता है, जो t सेकंड में वापस आ जाता है। ठीक है, मतलब कि भेजा जाता है और t सेकंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल c हो, प्रकाश की चाल c होती ही है, तो चंद्रमा की प्रेक्षक से दूरी क्या होगी। तो दूरी आपसे पूछ रहा है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि t सेकेंड में वापस आ जाता है, यानी कि उसको भेजने में समय लगता है और वापस भी आने में समय लगता है। तो यानी टोटल समय जो है वो कितना हो गया, t समय लग गया, और यहाँ से उसको चंद्रमा में जाने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, एक लेज़र को चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकेंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से कितनी होगी, तो उसकी दूरी कितनी होगी, t/2 होगी। अरे भाई, जाने में भी समय लग रहा है, आने में, तो दोनों का समय जो है वो पूरा टोटल t लग रहा है। तो चंद्रमा से प्रेक्षक की दूरी कितनी होगी, t/2 होगी, आधी तो होगी। ठीक है, तो जब जाने में और आने में दोनों का समय जब t लग रहा है, तो प्रेक्षक मतलब प्रेक्षक तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, t/2, आधा ही समय लगेगा, क्योंकि वापस आने में पूरा टोटल टाइम t लग रहा है, तो
आधा पहुँचने में उसको कितना लगेगा, t/2 लगेगा। बिल्कुल, बस यही कॉन्सेप्ट था, यही खत्म हो गया, t/2 हो गया। और हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। और दूरी हमको फाइंड करना है, समय इधर भेज देंगे, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, बात खत्म, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल जो है वो कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, समय जो है वो कितना है, t/2 है, यानी कि कितना हो गया, CT/2। कोई ऑप्शन है CT/2 वाला, कोई ऑप्शन है तो बताइए। डी ऑप्शन जो है वो CT/2 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 72 को जो है ख़त्म हो गया, 73 पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा है, जो कि प्रति मिनट 1 मिनट में 54 तरंगे नोट करता है। 54 तरंगे नोट करता है यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य दिख नहीं रहा, हाँ, नोट करता है यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो, तो तरंग का वेग जो है वो क्या होगा, आपसे तरंग का वेग जो है आपसे पूछ रहा है, तरंग का वेग जो है कितना होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रति मिनट यानी कि टाइम जो है वो 1 मिनट दे, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, क्योंकि हम लोग समय जो है वो सेकंड में ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको दूसरा दिया हुआ है कि 1 मिनट में यानी कि एक बार में 54 तरंग नोट करता है और 10 तरंगे 10 मीटर हों, तो तरंग का जो है वेग जो है वो कितना होगा। तो 54 है, 54 तरंगे नोट करता है, 1 मीटर में 1 यानी कि 10 मीटर, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 540 मीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं, 540 मीटर हो जाएगा। और आपका फॉर्मूला जो होता है ये क्या है, लेमडा है, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है, v इक्वल टू होता है लेमडा बाई में t, यही होता है आपका लेमडा बाई में t होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, एक प्रेक्षक जो है वो समुद्र के किनारे में खड़ा है, प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है, यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो, तो तरंग का वेग क्या होगा। तो एक तरंग जो है वो 10 मीटर की है, तो 54 तरंगे कितनी होगी, 54 का गुणा 10 में कर देंगे तो 540 मीटर हो जाएगी, यानी कि लेमडा बराबर हमारा कितना आ गया, 540 आ गया। अपॉन में टी जो है हमारा कितना है, 60 है, 1060 का 6 9 54, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड वेग है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बस ऑप्शन जो है वहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ऑप्शन जो है वो आपका 9 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। 74 नंबर क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के गोले, एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्या r है और 2r है। एक का गोला है जो r का है उसकी त्रिज्या, और दूसरी गोला जो है वो कितना है, 2r का है। तो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का जो मान होगा समानुपाती होगा, किसके समानुपात में होगा, ठीक है। तो देखिए, एक ऐसे है और एक बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या आपको r दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या जो है वो आपका 2r दिया हुआ है ना। और आपको पता है कि दोनों का आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, आकर्षण बल होता है, F बराबर क्या होता है, G(m1m2) अपॉन में r स्क्वायर, यही होगा ना। तो एक ये भी m है, ये भी m है, तो ये m तो खैर छोड़िए, जान दीजिए। r जो है वो कितना हो गया, 1r 2r, यानी कि 1r और प्लस में 2r कितना हो गया, 3r हो जाएगा। आपका पूछ रहे कि समानुपाती जो है वो बल जो है, ये बल जो है वो किसके समानुपाती में होगा। तो G(m1m2) ये तो खैर खत्म हो गया, कांस्टेंट है वो खत्म हो गया, अपन r स्क्वायर, r के ये स्मॉल नहीं कैपिटल R होता है, तो r जो है वो कितना होगा, तो r बराबर कितना हो गया, 3r हो गया, ठीक है। यानी कि इस r की जगह पर हम लोग को क्या रखना है, 3r रखना है। तो G(m1m2) अपॉन में 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 त्रिके 9 r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये तो अपना कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 त्रिके 9 r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 भी कांस्टेंट है, इसको भी खत्म कर देते हैं, नियत है, ये भी स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, r स्क्वायर का आएगा कि नहीं, यही वेरिएबल है, तो r स्क्वायर के आएगा। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, ये पूछा है आपसे समानुपाती, समानुपाती मतलब एकदम सामने सामने, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r -2 के, यही तो होता है, बट्टे में r स्क्वायर है, ऊपर जाएगा r
-2 हो जाएगा। तो F जो है यानी कि जो बल है वो किसके समानुपाती है, तो R के पावर -2 के, ठीक। तो R के पावर -2 के ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन से होगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। R के पावर -2 के क्या है, समानुपाती है। अगला क्वेश्चन 75। तो फिजिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 न्यूटन का एक समान बल, 4 न्यूटन का एक समान बल, 75 जो है वो आपका 4 न्यूटन का एक समान बल, यानी कि जो F जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। 40 kg का है पिंड, उस पर 2 मीटर की दूरी तक जो है वो कार्य करता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है F जो है वो कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। F हो गया, S हो गया, 2 मीटर तक कार्य करता है। तो पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा जो है वो हमारी क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि जो K है वो आपसे पूछ रहा है, K जो है वो कितना होगा। तो एक ही पदार्थ के एक 4 न्यूटन एक समान बल 40 किग्रा, ठीक है, पिंड पर 20 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि S तो जो है वो कितना है हमारा 2 मीटर है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, तो कार्य और ऊर्जा दोनों आपसे रिलेशन पूछा है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है, W बराबर कार होता है और ऊर्जा यानी कि K फाइनल माइनस में K इनिशियल, ये होता है ऊर्जा। तो KF यानी कि हमको काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, चलिए ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। F बराबर K बराबर क्या होता है, हाफ mU², क्योंकि इनिशियल है यानी कि प्रारंभिक वेग है ये, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग U कहते हैं। और U जो है यहाँ पर क्या है, U जो है वो क्या है, U बराबर क्या है 0 है, यानी कि U बराबर जब 0 रखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि KF माइनस में U, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा KF माइनस में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और W बराबर क्या होता है आपको पता है, F इंटू S होता है बराबर में K। तो F का मान कितना दिया हुआ है 4 और गुणे S का मान दिया हुआ है 2, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर K बराबर क्या हो जाएगा 8, K बराबर क्या हो जाएगा 8 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कोई है 8 जूल वाला, सी ऑप्शन देखिए 8 जूल, कार्य का मात्रा जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल, तो 8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो आपका पूरा ये है जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि भौतिक विज्ञान का आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय टाटा, थैंक यू।